सो आज हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो कैपेसिटर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करते हैं उसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। सो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, ठीक। सो डाइलेक्ट्रिक का डेफिनेशन: अ कैपेसिटर essentially consists of two conducting surface separated by a layer of insulating medium is called dielectric. सो जो कैपेसिटर होता है वो दो कंडक्टिंग, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करे उसको स्टोर करता है और उसको एक इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेट करके रखता है, उसको क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट, the purpose of capacitor is to store electrical energy by electrostatic stress in the dielectric. ये हम लोगों ने जाना पहले ही डिस्कस किया कि कैपेसिटर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है। सो डिटेल में देखते हैं कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर इज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। जो कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस के रूप में डाइलेक्ट्रिक में स्टोर करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखते हैं व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। One plate is joined to positive end of the supply and the other end is joined to negative end of the negative end, or the earth is known as parallel plate capacitor. Means parallel plate capacitor, कैपेसिटर में दो प्लेट होते हैं। हम लोग को पता है, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि कैपेसिटर क्या है। जो दो इलेक्ट्रिकल प्लेट को एक इंसुलेटिंग वायर के थ्रू उसको सेपरेट रखता है। मीन्स कैपेसिटर क्या है? वो दो इलेक्ट्रिकल प्लेट को कंबाइन करके रखता है। जब कैपेसिटर के एक प्लेट को पॉजिटिव एंड से और दूसरे प्लेट को नेगेटिव एंड, और नेगेटिव एंड को हम लोग अर्थ भी बोलते हैं। अर्थ मतलब कि जो वायर ग्राउंड से कनेक्टेड हो उसको अर्थेड वायर बोलते हैं। ये हम लोगों ने पहले ही बहुत बेसिक है, पढ़ा हुआ है। सो उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अब देखते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। सो डिटेल में देखते हैं व्हाट इज कैपेसिटेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कैपेसिटर इज स्टोर इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कैपेसिटेंस। ये सेम कैपेसिटर की तरह ही डेफिनेशन है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करे उसे कैपेसिटर या कैपेसिटेंस बोलते हैं। और the amount of charge required to create a unit potential difference between its plate. ये थोड़ा सा क्रिटिकल है फर्स्ट के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे एग्जाम के लिए। फिलहाल सेकंड समझ लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है। द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट। मीन्स अमाउंट का मतलब एक चार्ज का वो अमाउंट जो किसी भी सर्किट में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए जितना चार्ज रिक्वायर होता है वो चार्ज को दो प्लेट के बीच में स्टोर करने का काम कौन करता है? कैपेसिटेंस, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू Q बाई V, वेयर Q इज व्हाट? कूलम एंड V इज वोल्ट। ना ये कुछ पॉइंट है, ये पॉइंट देख लेते हैं। कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनर्जी स्टोर्ड प्रॉपर्टी। कैपेसिटर इज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक एलिमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे एक नया टर्म मिल गया, व्हाट इज डायनेमिक एलिमेंट और व्हाई कैपेसिटर इज कॉल्ड डायनेमिक एलिमेंट। सो कैपेसिटर को हम लोग डायनेमिक एलिमेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज कैपेसिटर जो है वो एनर्जी को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू एनर्जी स्टोर प्रॉपर्टी कैपेसिटर इज कॉल्ड डायनेमिक एलिमेंट। मीन्स कैपेसिटर जो है वो एनर्जी जो स्टोर करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के प्रॉपर्टी के कारण कैपेसिटर को हम लोग डायनेमिक एलिमेंट के रूप में कंसिडर करते हैं, ठीक है।
आगे कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। कंक्लूजन हम लोगों ने इंडक्टर का पढ़ा था, सो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कंक्लूजन फर्स्ट, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन फॉर डीसी सोर्स कैपेसिटर बिहेव एज एन ओपन सर्किट। इंडक्टर में क्या था कि अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन फॉर डीसी सोर्स कैपेसिटर बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। आई होप आप लोग को याद होगा। सो कैपेसिटर के लिए क्या है, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन फॉर डीसी सोर्स, ठीक है। डीसी सोर्स कैपेसिटर बिहेव एज एन ओपन सर्किट। अब व्हाट इज स्टेडी सोर्स, ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बहुत डिटेल में कि वो स्टेट ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल का वो स्टेट जहाँ पे ना तो एनर्जी लूज हो रहा हो ना ही एनर्जी गेन हो रहा हो। मीन्स एग्जांपल हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन का लिया था कि मोबाइल या तो फुल डिस्चार्ज हो या तो फुल चार्ज हो, बीच का कोई प्रोसेस उसमें काम नहीं कर रहा हो, उसको स्टेडी स्टेट कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। सो अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन फॉर डीसी सोर्स कैपेसिटर बिहेव एज एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में जो हम लोग का सर्किट है उसमें से कि कोई भी एक एलिमेंट एब्सेंट रहे, या फिर उसका जो की है, की मतलब मान लेते हैं ये सर्किट है, एक मिनट, दिस इज नोन एज ओपन सर्किट, ओके। सो इसका फॉर्मूला देखते हैं, I इज इक्वल टू सी dv by dt, where dv by dt is equal to 0 और dv by dt is equal to 0, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था। that therefore I is equal to 0 means c into 0 is means 0, so I is equal to 0 and it shows that it is a open circuit, means जब करंट ही 0 हो गया तो यहाँ पे करंट 0 means it is a open circuit, ठीक है। ये सब पूछते हैं एग्ज़ाम में, सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन नंबर 2, कैपेसिटर डजंट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज फॉर सडन चेंज, सॉरी ये दो बार हो गया। कैपेसिटर डजंट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज फॉर infinite current is required but practically it is not possible। इसको समझ लेते हैं, मे बी यहाँ पे कुछ लिखने में प्रॉब्लम हो गया है। कैपेसिटर क्या है, जो वोल्टेज के, मतलब हम लोगों ने इंडक्टर में पढ़ा था कि वो करंट के सडन चेंज को अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। बट कैपेसिटर में क्या है कि यहाँ पे वोल्टेज के सडन चेंज को कैपेसिटर जो है अलाउ नहीं करता है। अगर कैपेसिटर वोल्टेज के सडन चेंज को अलाउ करे, दैट मीन्स कि उसका जो वोल्टेज है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। क्योंकि जैसे हम लोगों ने बैटरी का एग्जांपल लिया था कि अगर कोई फ़ोन का बैटरी अगर 1 घंटे में फुल चार्ज हो रहा है तो उसको अगर हम लोग 2-3 घंटे या रात भर भी लगाएंगे तो वो 100% ही रहेगा, ना कि वो 1000 या 200 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये सडन चेंज अलाउ कर रहा है दैट मीन्स कि वो इनफाइनाइट होगा, मतलब कितना भी करंट हम लोग ले सकते हैं। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई भी फ़ोन 100% के ऊपर चार्ज नहीं होता। आप उसको कितना भी देर चार्ज में लगा लो, अगर वो 1 घंटे में फुल चार्ज हो रहा है दैट मीन्स 2 घंटे बाद भी वो उतना ही चार्ज रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली कैपेसिटिव सर्किट हैज़ फाइनाइट वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट एंड टाइम कांस्टेंट इज C/R, और टाइम कांस्टेंट को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, सो टाउ इज इक्वल टू C/R, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। तो यहाँ से C को यहाँ ले जाएंगे तो V इज इक्वल टू C/Q, सो 1/C को बाहर निकालेंगे, एक मिनट, 1/C को बाहर निकालेंगे और Q इज इक्वल टू IT भी होता है, सो I को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के फॉर्म में, सो I इज इक्वल टू C dV by dt, ओके।
देन P, therefore P इज इक्वल टू क्यू बी, सॉरी P पावर इज इक्वल टू क्यू इंटू V इंटू आई है, ये हम लोग को पहले से पता था। सो इसका पावर का यूज़ करके हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालेंगे कंक्लूजन नंबर 2 का, ठीक है। सो P इज इक्वल टू वी आई हम लोग को पहले से पता है। सो इंस्टेंटेनियस पावर हो गया V इंटू आई। सो V और I का वैल्यू हम लोगों ने ऊपर निकाला है C इंटू डी बी बाई डी टी, एंड एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। सो पी टी, सो P को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। सो P C डी वी बाई डी टी इंटू डी टी, सो डी टी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा सी वी स्क्वायर बाई 2। सो हम लोग के पास ये फॉर्मूला आ गया हाफ सी वी स्क्वायर, एंड एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू वर्क डन, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ठीक है। नाउ अब हम लोग कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो डीसी सोर्स में यूज़ होते हैं या डीसी सर्किट में यूज़ होते हैं। यहाँ पे हम लोग 2-3 एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स में जो वोल्टेज को प्रोवाइड करे, ठीक है। सो इसका डेफिनेशन समझते हैं। आइडियल, व्हाट इज आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। सो आइडियल वोल्टेज सोर्स डिलीवर एनर्जी एट स्पेसिफिक वोल्टेज V विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट डिलीवर्ड बाय द सोर्स। मीन्स जो आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, वो एनर्जी को डिलीवर करते हैं एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे, लेकिन वो करंट के इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब करंट जो है वो आइडियल वोल्टेज को कोई इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है। And internal resistance of ideal voltage source is equal to 0, ठीक है। internal resistance of ideal voltage source is equal to 0। ideal voltage source, देखते हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, उसको भी समझना ज़रूरी है। An ideal voltage source is a two-terminal element with the property that the voltage across the terminal is specified at every instant in the time. Means the voltage doesn't depend on the current through the source, that is any current in any direction could possibly flow through the source. Okay, I hope आप लोगों को समझ में आया होगा कि आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, जो करंट पे डिपेंड नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट, ये सर्किट है। यहाँ पे आर एस क्या है, रेसिस्टेंस के लिए है। वी एस वोल्टेज सोर्स, मतलब ये दिस इज रेसिस्टेंस सोर्स, दिस इज वोल्टेज सोर्स, दिस इज करंट, दिस इज वोल्टेज। सो वी एस इज इक्वल टू वी प्लस आई आर एस, एंड वी इज इक्वल टू वी एस माइनस आई आर एस। मीन्स ये जो वी है और यहाँ से आई आर एस को हम लोग इस साइड ले आएंगे। सो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स डिलीवर्स एनर्जी एट स्पेसिफिक वोल्टेज वी विच डिपेंड ऑन द करंट डिलीवर्ड बाय द सोर्स। सो हम लोगों ने पढ़ा दो टाइप ऑफ एलिमेंट पढ़ा हम लोगों ने, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। सो आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या था कि जो करंट के फ्लो के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, करंट उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। बट जस्ट इसके ऑपोजिट में है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, जिसपे करंट जो प्रोवाइड किया जाता है किसी सर्किट में, वो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स पे इफेक्ट डालते हैं। मीन्स प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द करंट डिलीवर्ड बाय द सोर्स। ओके, सो यही डिफरेंस था ना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज करंट सोर्स। सो हम लोगों ने बहुत करंट सोर्स किया है, तो अब जानते हैं व्हाट इज करंट सोर्स। तो करंट सोर्स भी दो टाइप के हम लोग पढ़ेंगे, एक आइडियल करंट सोर्स और एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स। सो आइडियल करंट सोर्स देखते हैं। deliver energy at a specific current I which is independent on voltage across the source, ठीक है। मीन्स आइडियल करंट सोर्स क्या है, जो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, वो वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होता है। एंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट सोर्स इज इन्फिनिटी, ठीक है। इंटरनल रेसिस्टेंस
of ideal current source is infinite. सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स। पहले देखते हैं कि आइडियल रेसिस्टेंस क्या होता है। एक मिनट। Ideal resistance means the opposition of the flow of current offered by the cell and batteries themselves resulting in generation of heat. Means इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, जो किसी भी वायर में करंट का जो फ्लो होता है उसका अपोज करता है, मीन्स करंट के फ्लो को रोकता है। और जो जब हम लोग किसी भी चीज़ में फोर्स लगाते हैं तो हम लोग को पता है कि उसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो उसी इंटरनल रेसिस्टेंस मीन्स क्या होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, जो करंट के फ्लो का अपोज करे। और करंट के फ्लो का अपोज करने के मतलब जिस टाइम पे करंट का फ्लो का अपोज हो रहा है उसी टाइम पे क्या होता है, हीट का प्रोड्यूस होता है। जैसे अगर हम लोग दोनों हाथ का एग्जांपल है, अगर हम लोग अपने ही दोनों हाथ को आपस में ऐसे रब करते हैं या फिर कुछ देर के लिए ऐसे पकड़ के रखते हैं, फोर्स लगाते हैं, अपोज करते हैं एक दूसरे का, तो क्या होता है, हमारा हाथ कुछ देर के बाद थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाता है, मीन्स हीट प्रोड्यूस होता है। सो वही बोल रहा है कि इंटरनल रेसिस्टेंस रेफर्स to the opposition of the flow of current offered by the cell and batteries themselves resulting in the generation of heat. ठीक है, नाउ अब लोग देखते हैं व्हाट इज प्रैक्टिकल करंट सोर्स। सो प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होगा, आइडियल करंट सोर्स का ही ऑपोजिट होगा। देखते हैं, practical current source delivers energy at the specific current I which depend on the voltage source. आइडियल क्या था, जो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा था, बट प्रैक्टिकल करंट सोर्स जो है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। बस यही दोनों में डिफरेंस है। In practical system, no independent current source exists but only dependent current source exist. ये हम लोगों ने पहले ही देखा कि प्रैक्टिकल जो होता है वो डिपेंड करता है या तो करंट पे या तो वोल्टेज पे। ठीक है, सो यहाँ पे आइडियल करंट के लिए वोल्टेज पे डिपेंड करता है और वोल्टेज सोर्स के लिए करंट पे डिपेंड करता है। मीन्स दोनों कंडीशन में जो प्रैक्टिकल सिस्टम है वो या तो करंट पे डिपेंड कर रहा है या फिर वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि वो किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। सो इसको हम लोग एक फार्मूला जनरेट करते हैं। ये जो है आई एस से क्या है, करंट सोर्स, दिस इज करंट 1, दिस इज रेसिस्टेंस source and this is voltage. So I is equal to is minus I1. So I is equal to is minus V by RS because I1 is equal to V by RS. Okay, अब हम लोग कुछ सोर्स के सॉरी 4 टाइप के सोर्स देखते हैं। ये मैंने क्या लिख दिया है, this is not force, this is 4. Okay, so four source of independent. ठीक है, so first CDCS means current depend current source, CDVS current depend voltage source, VDVS voltage source and VDCS means voltage depend current source। मतलब ये 4 टाइप के होता है कि किस टाइप से प्रैक्टिकल जो सोर्स होते हैं वो कैसे किस पे डिपेंड करते हैं। तो पहला है जब करंट सोर्स पे डिपेंड करे, दूसरा करंट वोल्टेज सोर्स पे डिपेंड करे, तीसरा वोल्टेज सोर्स पे डिपेंड करे एंड चौथा वोल्टेज करंट सोर्स पे डिपेंड करे। ठीक है, अब हम लोग सर्किट के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज सर्किट। तो सर्किट में हम लोग को 2 टाइप का पढ़ना है। एक सर्किट क्या होता है, क्लोज पथ जो होता है उसको हम लोग सर्किट बोलते हैं। ये स्क्वायर नहीं, मतलब एक मिनट, ये जो है ये एक पेन कहाँ गया, हाँ, इसको ही हम लोग सर्किट बोलते हैं। ठीक है,
सो बेसिकली हम लोग को सर्किट में दो टाइप के सर्किट के बारे में पढ़ना है, एक केसीएल एंड एक केवीएल। सो केसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। सो इसका कुछ पॉइंट वाइज लिखा है ताकि समझने में थोड़ा सा इजी हो। फर्स्ट, इट ऑलवेज अप्लाई ऑन नोड, ठीक है, नोड पे, मतलब जैसे कि अगर हम लोग मानते हैं एक सर्किट ऐसे रैंडम लेते हैं, इसके बाद भी ऐसे कुछ होगा, ठीक है, मतलब ऐसे जो हम लोग का बेसिक यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो नोड बनता है किसी भी सर्किट को ज्वाइन करने पे, तो जो केसीएल है वो इन दोनों नोड पे अप्लाई किया जाता है। दूसरा है केसीएल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स या तो चार्ज कभी भी ना तो डिस्ट्रॉय होता है ना वो पूरा, मतलब किसी भी सर्किट में अगर हम लोग चार्ज को डालते हैं या चार्ज फ्लो होता है तो चार्ज कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो किसी ना किसी एनर्जी के फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है या फिर हम लोग को मिल जाता है, चार्ज कभी वेस्ट नहीं होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही पे ये केसीएल डिपेंड करता है। दूसरा, इट स्टेट दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मेल्टिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। मीन्स जो इट स्टेट दैट द एल्जेब्रिक सम, मतलब करंट जो मेल्ट हो रहा है किसी भी एक पॉइंट पे, उस सब का सम लेंगे तो वो सम क्या आएगा? ज़ीरो होगा, ठीक है। मीन्स किसी भी सर्किट में जितने भी करंट हम लोग को दिए हुए हैं और हम लोग को पूरा करंट का वैल्यू निकालना है तो हम लोग उसको ऐड करेंगे तो हम लोग को पूरा करंट का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। और देखते हैं व्हाट इज नोड। सो नोड क्या है? इट इज़ द पॉइंट वेयर द थ्री और मोर एलिमेंट मेट, ठीक है, दिस इज नोड। जहाँ पे एक ये पहला, ये दूसरा, सॉरी एक मिनट, ये जो है सेंटर में वो क्या है? नोड। और नोड क्या होता है? जिसपे 3, 4 या उससे भी ज़्यादा करंट सोर्स आके ज्वाइन होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे 3, 4 या उससे ज़्यादा इनफाइनाइट नंबर ऑफ करंट आके, मतलब 3 से ज़्यादा होना चाहिए, वो आके जब ज्वाइन होते हैं किसी भी एक पॉइंट पे, उसको क्या बोलते हैं? नोड। और इसको हम लोग लिखते किस तरह से हैं? मान लेते हैं कि जो करंट नोड के अंदर इंटर हो रहा है उसको हम लोग नेगेटिव में लेंगे और जो करंट बाहर निकल रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव में लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू केवीएल यहाँ पे जो I1 करंट है वो अंदर आ रहा है, तो हम लोग अंदर आने वाले को नेगेटिव मानेंगे, क्योंकि अंदर आ रहा है मीन्स इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जब किसी भी चीज़ में मतलब आएंगे और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। सो जब नेगेटिव चार्ज और हम लोग के पास आएगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे? और नेगेटिव हो जाएंगे। दैट्स वाई जो करंट अंदर आ रहे हैं उसको हम लोग नेगेटिव में मानेंगे। सो I1 क्या है? अंदर आ रहा है, सो माइनस I1, I2 बाहर जा रहा है, सो प्लस I2, I3 भी बाहर जा रहा है, सो प्लस I3, I4 अंदर जा रहा है, दैट मीन्स माइनस I4, एंड I5 बाहर आ रहा है, सो प्लस I5। और अकॉर्डिंग टू केवीएल जो करंट का पूरा एल्जेब्रिक सम होता है वो क्या होता है? ज़ीरो होता है, ठीक है ना। सॉरी केसीएल, अब हम लोग केवीएल पे चढ़ते हैं। व्हाट इज केवीएल? केवीएल का फुल फॉर्म होता है किरचॉफ वोल्टेज सोर्स, इट ऑलवेज अप्लाई ऑन लूप, ठीक है। और वो केसीएल किस पे होता है? नोड पे। केवीएल किस पे होता है? लूप पे, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट है केवीएल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट स्टेट दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज एट अ क्लोज लूप इज इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स किसी भी सर्किट में जितने भी रेसिस्टेंस हम लोग को प्रोवाइडेड है उन सब का जो सम होगा वो, सॉरी जितने भी वोल्टेज प्रोवाइडेड है किसी भी सर्किट में उन सब का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो ज़ीरो होगा अकॉर्डिंग टू केवीएल, ठीक है। सो मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट ऊपर की ओर जा रहा है, मीन्स करंट ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ऐसे फ्लो होता है। एक मिनट, करंट क्या हो रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, सो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा माइनस V1, सो एंड माइनस V2 माइनस V3, एंड यहाँ पे
करंट ऐसे आ रहा है, सो ये हो जाएगा प्लस वी एस, ये टोटल है, इज इक्वल टू 0. सो अकॉर्डिंग टू केवीएल ऑल द वोल्टेज अप्लाइड इन अ सर्किट, उसका एल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है. So law of conservation of energy, so Vs is equal to IR1 plus IR2 plus IR3, I को कॉमन निकालेंगे, so क्या हो जाएगा R1 plus R2 plus R3. नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन फॉर सीरीज एंड पैरेलल. ठीक है, व्हाट इज सीरीज, वन टर्मिनल ऑफ द एलिमेंट शुड बी कनेक्टेड. मतलब जो टर्मिनल है उसका कोई भी एक मतलब कोई भी दो एलिमेंट है दिए हुए, उनका एक टर्मिनल आपस में कनेक्टेड होना चाहिए. दूसरा क्या कहता है, करंट शुड बी सेम थ्रू द एलिमेंट, थ्रू ऑल द एलिमेंट. मीन्स सर्किट में जो बहुत सारे एलिमेंट हम लोग लगाते हैं, एलिमेंट में क्या क्या आता है, रेसिस्टर, कैपेसिटर, वोल्टेज, करंट एंड इंडक्टर. तो ये 5 एलिमेंट है. जो भी एलिमेंट हम लोग किसी भी सर्किट में लगा रहे हैं, उन सब में एक सेम टाइप का ही करंट फ्लो होना चाहिए, डिफरेंट टाइप का नहीं. ये था सीरीज का कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन क्या था कि कोई भी 2 एलिमेंट जो है उनका वो आपस में किसी भी एक टर्मिनल पे ज्वाइन होने चाहिए. दूसरा है कि पूरे सर्किट में जो एलिमेंट दिए हुए हैं, उन सारे एलिमेंट में एक टाइप का ही करंट फ्लो होना चाहिए. दूसरा है पैरेलल. पैरेलल का कंडीशन क्या है, बोथ द टर्मिनल ऑफ द एलिमेंट शुड बी कनेक्टेड. मीन्स जो दो, जैसे यहाँ पे सीरीज में था तो एक ये पहला सीरीज ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दोनों क्या है, एक टर्मिनल पे ज्वाइन है. बट पैरेलल में एक ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा, और इन दोनों का जो है, ये दोनों आपस में, मतलब यहाँ पे ये दोनों हो गया नोड, इस पे ज्वाइन होने चाहिए. और दूसरा क्या होता है, वोल्टेज शुड बी सेम फॉर ऑल द एलिमेंट. मीन्स जितने भी एलिमेंट सर्किट में गिवन है, उन सब में एक ही टाइप का वोल्टेज प्रोवाइडेड होना चाहिए. ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे केसीएल और केवीएल ज़्यादा क्लियर होगा. ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन. सब पे एल 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 ही करंट फ्लो, सब एल एल मतलब जो रेसिस्टर गिवन है एल है, वो सब एक ही टाइप के हैं. यहाँ पे 2 एक करंट सोर्स हो गया ए बी. अब निकालते हैं इन लोग का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के फॉर्म में केसीएल. ठीक है, ओह शिट, व्हाट इज दिस, एक मिनट. ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा फिगर उल्टा पुल्टा हो गया है. देखिए, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से ए से, सो सब यहाँ से जो ए से निकल रहा है, यहाँ पे और कुछ तो है नहीं, सब में एक ही टाइप का करंट फ्लो हो रहा है. मीन्स ये जो एल है और ये एल है और ये एल है, इन तीनों में एक ही टाइप के करंट फ्लो हो रहे हैं. हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है सीरीज में कि एक ही टाइप का करंट फ्लो होना चाहिए. दैट मीन्स ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों एक साइड के आपस में पैरेलल. सो इसको हम लोग AC से कनेक्ट कर देंगे. ठीक है, दूसरा देखते हैं. दूसरे साइड भी बी साइड से भी इन सब में एक ही टाइप का करंट फ्लो हो रहा है. मीन्स ये वाला एल, ये वाला एल और ये वाला एल, तीनों में क्या हो रहा है, सेम टाइप का करंट फ्लो हो रहा है. दैट मीन्स कि ये तीनों भी पैरेलल होंगे. सो इसको हम लोग BD के फॉर्म में, मतलब नेमिंग कर देंगे. यहाँ से पूरा, इस पूरे को हम लोग AC ले लेंगे, C से नेमिंग किया, और यहाँ इस B से इस पूरे को हम लोग D ले लेंगे. मतलब D से हम लोग मान लिए कि यहाँ पर D है, नेमिंग करने के लिए D ले लिए. ठीक है,
और फिर जब ये सब कुछ हो गया तो हमारे पास ये वाला L और ये वाला L बच गया, ये दोनों आपस में भी पैरेलल होंगे, बट इसमें अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है। मतलब कहने का मतलब कि यहाँ से जो करंट निकल रहा है वो इन तीनों में इक्वली जा रहा है, बट यहाँ पे करंट आने के बाद ये डिवाइड हो गया, एक इधर चला गया एक इधर चला गया। दैट मीन्स कि इन दोनों में करंट जो है वो सेम नहीं है, इसलिए हम लोग इसको एक अलग सर्किट मतलब सर्किट कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो यहाँ आगे देखिए हम लोग ये AC लिए थे जिसमें 3 था, और ये BD जिसमें 3, और ये दोनों जिसमें अलग अलग करंट सोर्स था, इसलिए हम लोग इसको अलग लिखें। सो हम लोग फार्मूला हम लोग को पता है कि पैरेलल में होता है तो क्या हो जाएगा 1/L, मतलब 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L, ये लिखने में नहीं बन रहा है थोड़ा सा, 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। तो इन तीनों का ऐड करेंगे तो हम यहाँ पे L1 L2 एंड L3 तीनों का वैल्यू L ही है। सो इन तीनों को ऐड करने के बाद हम लोग को आ जाएगा 3/L, और ये 1/L इज इक्वल टू 3/L आया। सो उसको रिवर्स कर देंगे तो हम लोग के पास L का वैल्यू वो आ जाएगा L/3। ठीक है, सेम इस साइड भी L/3, इस साइड भी L/3, और ये दोनों तो अलग अलग है, सो इसको हम लोग नेक्स्ट सर्किट में ऐसे ही ले जाएंगे। ठीक है, सो A/C का वैल्यू यहाँ पे L/3 और B/C का वैल्यू भी L/3, और यहाँ इसका वैल्यू इन दोनों को भी पैरेलली ऐड कर देंगे तो 1/L प्लस 1/L 1/L 2/L। सो अब इन तीनों को L ऐड करेंगे, सो L/3/5L प्लस 1/L इज इक्वल टू इतना, इन लोग को मतलब ये कैलकुलेशन है, ऐड करने के बाद हम लोग के पास 5L/8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ये 3/5L कैसे आया, 3/5L यहाँ से आया, इस L/3 ओहो, इस L/3 इस L और इस L/3 को कैलकुलेट करने पे हमारे पास 3/5L आया है, और उसको लास्ट में हम लोग इस L से कर देंगे, मतलब इन तीनों को हम लोग सीरीज़ में ले लेंगे और इसको पैरेलल में ले लेंगे। सो सीरीज़ में लेने पे L/3 प्लस L/3 ऐड करेंगे तो हम लोग के पास 3/5L आ जाएगा, और फिर यहाँ पे पैरेलली यहाँ पे लिया तो हम लोग के पास इसको कैलकुलेट करने के बाद 5L/8 आ जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल कैलकुलेशन है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये थोड़ा लेंदी है। ये हमारा सर्किट है, इसमें करंट प्रोवाइडेड है 1F 1F 3F एंड 3F, दिस इज 10F, दिस इज A B एंड C। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। इसको हम लोग अपने समझने के लिए एक सिंपल डायग्राम में कन्वर्ट किए हैं यहाँ पे, कि ये जो A है, तो A से जो करंट निकल रहा है इस तरफ, यहाँ तक यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में सेम करंट है, सो ये दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल में, और यहाँ B से भी इसमें और इसमें सेम करंट है, सो ये भी क्या हो जाएंगे पैरेलल में। बट ये जो 10 है वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, मतलब यहाँ पे जो करंट आ रहा है, जैसे B से करंट निकला तो इधर गया और इधर गया तो हाफ हाफ गया, तो ये दोनों में सेम हो जाएगा। बट ये अलग से इसमें जा रहा है तो यहाँ पे कितना जा रहा है वो मतलब डिफरेंट हो गया इन दोनों से, दैट्स वाई इसको हम लोग अलग कंसिडर करेंगे। सो ए में क्या, ए में जो ये दोनों हैं वो दोनों पैरेलल में आ जाएंगे 1F एंड 3F, इधर 20 से दो पैरेलल में आ जाएंगे 1F एंड 3F, और जो बीच में 10F है वो वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे 1F और 3F। तो करंट में क्या होता है,
कि पैरेलल को हम लोग सीरीज, मतलब जो रेसिस्टेंस में सीरीज का फार्मूला था R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, करंट में उसका ऑपोजिट होता है। करंट में जो पैरेलल में होते हैं उसमें सीरीज का फार्मूला लगाते हैं, और जो सीरीज में होते हैं उनमें पैरेलल का फार्मूला लगाते हैं। दैट्स वाई F, इसको यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे, ना कि 1/1 प्लस 1/3 नहीं करेंगे, डायरेक्ट सिंपल ऐड करेंगे। 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, इधर भी 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, अब ये 1/4 और 1/4 क्या है, सीरीज में है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4। एक मिनट, थोड़ा पेन, हाँ ये सीरीज में है इसलिए 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 4। 2/4 मीन 2/4 कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, फिर उसको उल्टा कर देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब ये 2 और ये 4 आपस में पैरेलल में ज्वाइन है, और अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया। एक मिनट, सो इसमें फॉर्मूला लगा के सिंपल कैलकुलेट करके हम लोग ये आंसर निकाल लेंगे। सो ये था केवीएल और केसीएल के बारे में। आगे हम लोग इसके बाद हम लोग मेश एनालिसिस फिर नोड एनालिसिस ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।